एनपी कॉन्सेप्चुअल इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को एकदम अलग तरीके से। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पैराग्राफ वाइज पढ़ के फिर इसके कॉन्सेप्ट बनाकर उनको अलग से रीड करते हैं, फिर इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की और एनटीए टाइप के टेस्ट में क्वेश्चंस पूछती है उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें एनसीईआरटी की फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर सब्सटेंस। इसमें देखो फर्स्ट लाइन ये बोल रही है कि अपन ये पिछले चैप्टर मतलब इससे पहला जो चैप्टर था अपना ब्रीदिंग वाला, उसमें क्या था कि हर सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए। आल्सो द वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, और वो क्या करती है जो सेल्स होती है वो हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली हेल्दी फंक्शन ऑफ द टिश्यू, और उन सब्सटेंस को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है जिससे अपना टिश्यू हेल्दी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाए। इट्स देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑल सब्सटेंस टू द सेल फ्रॉम द सेल्स। देखो इन सब के लिए क्या होता है, सेल से अपन को इन सब वेस्ट मटेरियल को मूवमेंट के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो इसमें यही दिया है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड टू दिस ट्रांसपोर्ट, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मेथड होती है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सीलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। देखो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मान लो ये उनकी वाटर कैविटी है तो ये बाहर से वाटर को टेक कर लेते हैं, मतलब वाटर को अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और वेस्ट मटेरियल को वापस ऐसे बाहर बॉर्डर के फॉर्म में ही निकाल देते हैं। ये तो अपन किसकी बात हो गई, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज और सीलेंट्रेटा। यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है स्पंज एंड सीलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, अब इसके बाद अपन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। देखो ये जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है, उसका क्या नाम दिया है यहाँ पर, ब्लड या फिर लिम्फ। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, मतलब ब्लड क्या है, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में ब्लड मिलने वाला एक कॉमन फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए, किस काम के लिए, हार्मफुल सब्सटेंस को अपनी बॉडी में सर बाहर निकालने के लिए या फिर न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ब्लड क्या है, एक यूजफुल फ्लूइड है। लिम्फ भी है, लिम्फ आल्सो ट्रांसपोर्ट द सर्टेन सब्सटेंस। इसका मतलब है कि लिम्फ भी कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। अपन ब्लड को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही लिम्फ जो टिश्यू का फ्लड होता है उसको भी, उसके मैकेनिज्म को भी और सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन उठ के नहीं आता, बस इसमें ये नॉलेज अपन को शेयर किया है एनसीईआरटी ने कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपनी बॉडी कैविटी से इस तरीके से बॉडी कैविटी से आउटसाइड में वाटर को करते हैं, और जो हायर एनिमल्स होते हैं वो ब्लड और लिम्फ से अपना सर्कुलेशन करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से ब्लड को। तो ब्लड को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको एक टेबल से पढ़ा देता हूँ, उसमें आपको ब्लड, प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इससे फील अपन को जल्दी आएगा। ये मैंने इस टाइप से टेबल ड्रॉ कर दिया, इसमें एनसीईआरटी में किस टाइप से बोला गया है उसको मैंने लाइन टू लाइन, देखो जैसे एनसीईआरटी में ब्लड को दो पार्ट में बांटती है, एक तो हो गया अपना प्लाज्मा और एक अदर फॉर्म्ड एलिमेंट। अदर फॉर्म्ड एलिमेंट 45% मतलब 45% है और प्लाज्मा 55% है। अब अदर में क्या क्या आ जाता है, अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको अदर फॉर्म एलिमेंट में रखा गया है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा में दो चीज होती है, एक होता है अपना 90 से 92% वाटर और 6 to 8% प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन भी कौन से कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोटीन यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं।
तो अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने बताया फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या वर्क करता है? ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। सेकंड नंबर पे ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन अपने इम्यून सिस्टम पर वर्क करता है, अपनी इम्यूनिटी बनाने में बॉडी को हेल्प करता है। थर्ड नंबर पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो परासरण ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित करता है। कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इस टाइप से प्लाज्मा में प्रोटीन और वाटर तीन पार्ट में बताया गया है। फिर नेक्स्ट पैरा में एनसीईआरटी ने प्लाज्मा के अदर एलिमेंट बताए हैं, जैसे कि इनके अलावा जो वाटर और प्रोटीन के अलावा उसमें कुछ मिनरल आयंस होते हैं। मिनरल आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3, Cl-। उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी उसमें पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। फिर एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट, कि प्लाज्मा, यदि प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर ना हो। प्लाज्मा में क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जो अपने ब्लड को क्लॉट करने का। जैसे मान लो किसी को चोट लग जाती है, तो उसके बाद अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है, उसको क्लोटिंग कहते हैं। तो ये क्लोटिंग बनती है किसके कारण? क्योंकि प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके कारण क्लोटिंग बनती है। लेकिन अगर ऐसा कोई फ्लूइड रहे जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहे, तो इस टाइप के अपन प्लाज्मा को क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। तो फिर अब इसकी अपन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उससे अपन को ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने एक आपके रिकॉल के लिए एक शॉर्ट नोट बना दिया है, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसकी एनसीईआरटी को अपन रीड कर लेते हैं। इसमें है ब्लड। देखो, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या बोला गया है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ब्लड को फ्लूइड ना बोल करके बोला है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कंसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके फ्लूइड में क्या होता है? मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होता है और अदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो अपन इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग इसने एनसीईआरटी ने दी है अपन को प्लाज्मा के बारे में। तो देखते हैं प्लाज्मा के बारे में क्या बोला है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड। इसका जो कलर्ड होता है वो कैसा? स्ट्रो टाइप का होता है। विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ा होता है। कंसिस्टेंस नियरली 55% ऑफ द ब्लड। और ब्लड का कितना पार्ट? ये जो ब्लड है, ब्लड के देखो अपन ने अलग अलग पार्ट बांटा था, कि प्लाज्मा हो गया और एक अदर फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। उसमें से 55% कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है ना। और प्लाज्मा में भी, अब प्लाज्मा तो अपन ने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अपन प्लाज्मा में भी क्या क्या होता है उसको रीड करेंगे। देखो, 90 से 90% क्या होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है। और प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, और बाकी बचा प्रोटीन 6 से 8। और ये तीन नाम मैंने आपको अभी बताया, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। इसमें पाए जाने वाले मेजर प्रोटीन होते हैं। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे वर्क बताया कि फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो मैंने पहले लिख दिया। ग्लोबुलिन प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, और एल्ब्यूमिन का होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो मैंने उस टेबल से आपको शॉर्ट नोट में सारी चीज बता दिया हूँ, कि कौन किस काम में आता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम में या डिफेंस मैकेनिज्म में, और बचा एल्ब्यूमिन का में आता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में थोड़ी मात्रा में क्या होता है? मिनरल्स भी होता है। ये मैंने अदर लिख दिया था कि सोडियम, कैल्शियम और यहाँ ग्लूकोज, लिपिड, यहाँ तक सब सारी जानकारी आपको पीछे शॉर्ट नोट्स में है। फिर इसके बाद लिखा है फैक्टर फॉर कोगुलेशन। जो क्लॉटिंग के लिए फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, जो अपने ब्लड को क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं। और एन इनएक्टिव फॉर्म। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब अपन वो पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, तब इस इनएक्टिव फॉर्म की बात करेंगे। वहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कौन कब एक्टिवेट होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। यहाँ लास्ट लाइन दी है कि प्लाज्मा विदाउट सीरम क्या क्या कहलाता है? सॉरी, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर का क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो मैंने उस छोटी सी टेबल में आपको सबसे इजीली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से लेकर सारी जानकारी एक बार आप फिर से रीड, अपन उसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा अदर एलिमेंट। और प्लाज्मा के बारे में इतना नॉलेज है, तो इतना सब का सब मैंने शॉर्ट नोट में लिख दिया। फिर अदर थिंग लिख दिया। यहाँ पर अपन ने सीरम की भी बात कर ली है। तो सारी जानकारी यहाँ से प्लाज्मा की हो गई। अब अपन अदर एलिमेंट को एनसीईआरटी से रीड करते हैं। अब यहाँ पर अपन अदर एलिमेंट को, फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ते हैं। तो देखो, इसमें लिखा है
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, जो मैंने तीन आपको वहां पे टेबल में बताया था। ये तीनों क्या बनाती हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बनाती हैं। और ये कितना कंट्रीब्यूट करती है? 45% ऑफ द ब्लड में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो फिर देखो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप है। जैसे ये पहला एरिथ्रोसाइट, तो अपन एरिथ्रोसाइट का ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले इसका शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं, तो अपन को लाइन टू लाइन हर एक चीज क्लियर हो जाएगी किस टाइप से इसमें डाटा दिया जाता है। देखो ये रहा आरबीसी का अपना डायग्राम। अब ह्यूमन आरबीसी को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, एक समझ लो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस तरीके से अपने ब्लड में फ्लो होती है। अब आरबीसी अब आरबीसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी में दिए हैं अलग अलग, जिनको पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल में इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार इसकी रीडिंग करते हैं फिर अपन एनसीईआरटी पर चलेंगे। तो देखो सबसे पहले आरबीसी को क्या बोलते हैं अपन? एरिथ्रियोसाइट भी बोल सकते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले इसका नंबर देती है एनसीईआरटी की 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ होती है। फिर क्या होता है, ये जो अपनी आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। इसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव। अभी अपने डायग्राम में देखा कुछ इस तरीके की आरबीसी होती है, तो इसको बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि एडल्ट आरबीसी फॉर्म्ड, जो अपनी एडल्ट आरबीसी कहाँ पर बनती है? रेड बोन मैरो पर बनती है। देखो आरबीसी क्या है, लगातार बनते रहती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी हर 120 दिन पर आरबीसी डेथ हो जाती है, मतलब उसका लाइफ स्पान जो है 120 दिन रहता है अपनी बॉडी में। और जैसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या ये जनरल नॉलेज का भी पॉइंट है, कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं। देखो ये जितनी भी आरबीसी 120 दिन के लिए बनती है, फिर जब ये डेथ हो जाती है तो मरने के बाद कहाँ जाती हैं? स्प्लीन में जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बाकी अपन इसको डायग्राम से पहले ही देख चुके हैं, तब अपन इसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है देखो, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल, क्या आरबीसी, इनको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, अपनी बॉडी में जितनी भी टाइप की सेल पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा कौन होती है? एरिथ्रोसाइट होती है। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? 5 मिलियन to 5.5 मिलियन। डाटा है जो अपने शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। आरबीसी ऑफ द ब्लड, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। देखो कहाँ पर बनती है? एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनती है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बाइकॉनकेव शेप, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव। अपने डायग्राम से भी देखा था कुछ इस टाइप का आरबीसी होती है। दे हैव अ रेड कलर, और इसका कलर क्या होता है? कलर तो अपन को नाम से ही क्लियर है, रेड ब्लड सेल है तो कलर क्या होगा? रेड होगा। आयरन कंटेनिंग, और इसमें होता क्या है, यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आयरन होता है। आयरन को ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या बोलते हैं अपन? हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हेंस द कलर ऑफ दिस एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, a healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood। देखो एक व्यक्ति के अपन यदि 100 ml ब्लड की टेस्ट करें तो उसमें कितना मिलेगा? 12 से 16 ग्राम अपन को वो मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ही इस आरबीसी को कौन सा कलर प्रदान करता है? रेड कलर प्रदान करता है। फिर क्या लिखा है इसमें? दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देखो गैसेस कौन हो गई अपनी? O2 और CO2। इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आरबीसी करती। और आरबीसी के अंदर भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसका एक अलग से स्पेशल एक पैरा है, तो उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में दिया है एनसीईआरटी ने। फिर बोल रहा आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ, ये तो वही शॉर्ट नोट्स में है कि 120 दिन है, और इसका ग्रेवयार्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद स्प्लीन काय में चला जाता है, ये स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। यहाँ से अपनी इरिथ्रोसाइट की सारी चीज हो गई। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। देखो सबसे पहले क्या देखा अपन ने? इसका यहाँ पर आरबीसी का ये डायग्राम देखा। यहाँ पर आरबीसी अपन यहाँ से डायग्राम से देख के समझ सकते हैं कि ये रेड कलर है,
और रेड अपीयरेंस किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। उसका एक डाटा याद रख लेना कि 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में होता है। फिर यहाँ पर अपन ने इरिथ्रोसाइट को लास्ट में यहाँ पर उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, जिससे सारे नॉलेज अपन को एक बार में यहीं से रिकॉल हो जाए, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ल्यूकोसाइट। देखो ल्यूकोसाइट, एनसीईआरटी ने बहुत सारा डाटा अपन को छोटे से पैरा में दे दिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखो डब्ल्यूबीसी को इसने अलग अलग पार्ट में बांटा है। जैसे इसने कितने अपन को 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी बताया है। यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को फिर वापस दो पार्ट में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ऐसे डिवाइड करके इसको अपन को एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन बताया है, जो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके क्या परसेंटेज होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, तो इन सबको मैंने एक टेबल में अरेंज कर दिया जो इजीली आपको वहां से रिकॉल कर सकते हैं, और यहाँ से अपन इसके डायग्राम समझ सकते हैं। तो आइए पहले अपन टेबल पढ़ लेते हैं, बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ये रही डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइड बोला है एनसीईआरटी ने, इसी को डब्ल्यूबीसी भी बोले। ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, तो व्हाइट अपीयरेंस के कारण इसका नाम अपन ने ल्यूकोसाइड रखा। देखो डब्ल्यूबीसी एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक ग्रेन्युलोसाइड और एक ए ग्रेन्युलोसाइड। अब ग्रेन्युलोसाइड क्या होते हैं वो वापस से फर्दर 3 टाइप के होते हैं, और जो ए ग्रेन्युलोसाइड है वो कैसे होते हैं, 2 टाइप के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और अपन इससे भी पहचान सकते हैं। देखो ग्रेन्युलोसाइट जो जो होंगे, उनके लास्ट में जो लगता है वो फिल आएगा, फिल फिल फिल। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट होंगे ना, उसमें लास्ट में साइट आएगा। तो अपन इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रेन्युलोसाइट और कौन सा ए ग्रेन्युलोसाइड है। इससे रिकॉल करना आसान हो जाता है। जैसे देखो ग्रेन्युलोसाइड में बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब बेसोफिल कितना होता है, 0.5 to 1%। इओसिनोफिल 2 से 3%। और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 to 65%। तो एक एक लाइन तो एनसीईआरटी में यही लिखी हुई है कि सबसे कम होता है बेसोफिल और सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल, क्यों, क्योंकि इसका परसेंटेज भी वहां पर दिया है। फिर देखो एनसीईआरटी बोलती है कि जो न्यूट्रोफिल है, यहाँ पर देखो न्यूट्रोफिल क्या है, फेगोसाइटिक सेल है। मतलब जो बाहर से अगर कोई जीव आती है तो उनका भक्षण करने का, फेगोसाइट मतलब उनको खाने का काम करती है। और जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, दोनों ही कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक सेल। तो अपनी नीचे की ये दो तो क्लियर हो गई कि दोनों किस टाइप की होती हैं। फिर अपन यहाँ से देखते हैं अपना कौन सा, लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट हो गया अपना टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और दोनों काय में वर्क करती हैं, अपनी इम्यूनिटी में वर्क करती हैं। तो यहाँ से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये इनके क्या वर्क होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। बस याद रखने के लिए यहाँ बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो देखो इओसिनोफिल अपन ई से याद रखना कि ये काय में यूज होती है, एलर्जी में यूज होती है। थोड़ा सा साउंड करता है ना कि इओसिनोफिल और एलर्जी, तो वर्क कायम होता है इन्फेक्शन एंड एलर्जिक कंडीशन में इओसिनोफिल वर्क करती है। फिर बचा लास्ट पार्ट, तो इसको लास्ट पार्ट में रहा बेसोफिल। बेसोफिल बहुत कम मात्रा में होती है, इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत बेसिक होती है। मान लो ये बेसोफिल रहा है, उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे डॉट 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 रहते हैं, ये स्ट्रक्चर को अपन बेसोफिल कहते हैं। ये अलग अलग सिक्रेशन करती है, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, जो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी पूरी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी जनरेट करती है। तो एनसीईआरटी के ये दो पार्ट, और फिर दो के अंदर क्या क्या दिया है इसके बारे में ये बताया है। फिर इसका अपन डायग्राम और देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। देखो डायग्राम इस टाइप से दिया है। इओसिनोफिल अपन ने अभी पढ़ के, इओसिनोफिल ई से काय में यूज होती है, एलर्जी में। और इसकी जो इमेज रहेगी ना, ये भी आपको याद रहेगा, ये ईयरफोन की जैसी होती है। अपन देखते हैं बड़ा वाला हेडफोन, ईयरफोन आता है, तो ई से ये सारी चीजें अपन को याद रहेंगी, इसके स्ट्रक्चर। और बेसोफिल की तो मैंने आपको बताया था, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर होती है। एक ऐसा टाइप का रहता है सेल, और उसके अंदर छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसको अपन बेसोफिल्स बोल देते हैं। फिर यहाँ पर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो बी लिम्फोसाइट क्या होता है, पूरी सेल में नहीं होता, सेल के एक कोने में इस टाइप से, ऐसा जैसे ये पड़ा हुआ है ना, इस टाइप से एक कोने में ऐसा पड़ा रहता है। और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो पूरी बॉडी में फैला रहता है। तो यहाँ से दो इमेज ये हो गई, दो इमेज शुरू की क्लियर हो गई, ये दो और ये दो।
तो इनको पहचानने में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से अपन पहचान सकते हैं। फिर अपन मोनोसाइट को भी याद रखना बहुत आसान है। मोनो में क्या होगा, आपको ये पूरी सेल दिख रही है, पर इसका नाम जैसे मोनोसाइट है ना, इसके अंदर आपको केवल एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस टाइप की, ये हो गई अपनी मोनोसाइट। तो यहाँ से ये याद रखना भी आसान हो गया। बाचा क्या हुआ, न्यूट्रोफिल। तो जो स्ट्रक्चर बाकी में नहीं है वो काय में आ गई, न्यूट्रोफिल में आ गई, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं आपको, इयोसिनोफिल, ई से एलर्जिक कंडीशन, और ई से ही ईयरफोन लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का होता है ना, जो ईयरफोन आता है अपने घर में, बड़ा वाला हेडफोन आता है, उसका इयोसिनोफिल। तो ये हो गया। बेसोफिल एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ डॉट 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 डॉट। फिर यहाँ पर मोनोसाइट में कुछ नहीं है, क्या है, एक सेल के अंदर यदि एक एलिमेंट हुआ तो वो हो गया अपना मोनो। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। तो तीन इमेज हो गई बची लिम्फोसाइट की। तो जो बी लिम्फोसाइट होगा वो क्या होगा, ऐसा कोने में पड़ा रहेगा। और टी लिम्फोसाइट क्या होगा, पूरी सेल में, फर्दर पूरी सेल में ऐसा फैला रहेगा। तो ये दो हो गई, और बाकी क्या हो गई, न्यूट्रोफिल। अब इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, तो जो और थोड़ी लाइन होंगी वो और क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे बोला गया है, ल्यूकोसाइड आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, सही है। एज दे कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए व्हाइट होती है। अपन ने अभी आरबीसी के बारे में पढ़ा था ना, कि आरबीसी रेड होती है, क्या कारण रेड होती है, हीमोग्लोबिन कारण। तो यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए ये कैसी है, व्हाइट है। फिर बोल रहा है दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर। देखो जैसे अपना आरबीसी थी वो क्या थी, ए न्यूक्लिएटेड थी, उसके स्ट्रक्चर में इस टाइप की जो स्ट्रक्चर थी आरबीसी की, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था। जबकि यहाँ पर जितनी भी इमेजेस है उसमें थोड़े थोड़े आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गई, न्यूक्लिएटेड हो गई। और नंबर लेजर होता है उसके कंपैरिजन में, वो तो मोस्ट अबेंडेंट थी, ये थोड़ी लेजर होती है। कितनी, 6 to 8,000 पर mm3। वो कितनी थी, 5 to 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 50 से 55 लाख, और ये मात्र कितनी, 6 से 8 हजार ऑफ द ब्लड ऑफ ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। और इनका जो, ये इंपॉर्टेंट, देखो शॉर्ट लिव्ड होती है मतलब, देखो बाकी की सेल जैसे वो उसका डेज कितना था, आरबीसी का 120 डे था, तो इसका कितना होगा, बहुत शॉर्ट, मान लो 10 दिन होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता। फिर आगे देखते हैं, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो अपन ने अभी बांटा था न्यूट्रोफिल, जिसमें फिल आया वो क्या हो गया, ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये हो गया अपनी ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट में साइड साइड वाले, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट बाय लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो इसका डिवीजन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर बोल रहा है वाइल्ड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल। और इनमें भी सबसे ज्यादा 60 से 65% कौन है, न्यूट्रोफिल है और टोटल डब्ल्यूबीसी। और बेसोफिल क्या है, सबसे कम है, 0.5 से 1% अमोंग देम। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कैसी होती है, मोनोसाइट का परसेंटेज ये रहा, और फेगोसाइटिक सेल होती है। तो देखो यहाँ पे कितना अपन को ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में टफ सा, जबकि वहां पे अपन ने टेबल से पढ़े तो वहां से आसानी से अपनी रीडिंग हो रही थी। और डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म इन एंटर द बॉडी, कौन कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट जो कि कितना, इतना परसेंट, ये क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस, मतलब जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है उसको ईटिंग करने का काम करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि बेसोफिल सीक्रेट, ये भी बता दिया था मैंने, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ईटीसी। और ये काम यूज होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, अगर बॉडी में किसी टाइप की सूजन आ गई है या फिर कोई टाइप की रिएक्शन, फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं ना, तब ये इन्फ्लामेशन में वर्क करती है। और इयोसिनोफिल, ई से एलर्जी, ये तो आप कभी नहीं बोलोगे, resist infection and also associate with allergic condition। देखो एलर्जिक कंडीशन। लिम्फोसाइट होती है 20 से 25%, R2 B and T, both B and T lymphocyte are responsible for human immune system of the body। अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन, बी और टी। तो यहाँ से अपना डब्ल्यूबीसी क्लियर हो गया। आपको यहाँ से सब क्या देखना है, डायग्राम देखना है, जो मैंने आपको इजीली रिकॉल करने के लिए बता दिया है। और इसके बाद आपको इसकी केवल ये टेबल पढ़ना है, यहाँ से आपको सारी चीज
इसके डिफरेंस, इसके वर्क, इसमें कितना परसेंट होता है, वो सब चीज यहाँ से रिकॉल हो जाएगी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेक्चर के एंड में अपन इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटलेट्स को। तो देखो, प्लेटलेट को एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले अपन इसको देख लेते हैं किस टाइप की दिखती है, और टेबल से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस टाइप से इसकी टेबल बना दी है। पहले आपको इसका डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये रहा प्लेटलेट। ये जो पर्पल कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये तो आरबीसी है। आरबीसी के बीच बीच में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो ये देखो, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो इसके बारे में अपन रीडिंग कर लेते हैं। ये रहा प्लेटलेट। प्लेटलेट का एक और नाम एनसीईआरटी देती है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या देती है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो इसलिए देती है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। जब अपन ब्लड क्लॉटिंग वाला पैरा पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि प्लेटलेट एक स्पेशल टाइप का सिक्रेशन करती है। उससे जब भी चोट लगता है तो अपन को ब्लड क्लॉट होता है। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ ही प्लेटलेट्स का एक बेसिक नॉलेज ये रहा कि जैसे किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट में कमी आ जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो, प्लेटलेट बनती कैसे। फर्स्ट लाइन में एनसीईआरटी प्लेटलेट के फॉर्मेशन की बात करती है। देखो, मेगा कैरियोसाइट करके एक अपनी बॉडी में एक सेल रहती है, और वो जब टूटती है उसके टूटने से प्लेटलेट बनती है। प्लेटलेट की स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी कुछ इस टाइप की देती है। ऐसे टूटे 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 टूटे, जैसे कांच नहीं टूट जाती, इस टाइप की स्ट्रक्चर प्लेटलेट की देती है। तो आप याद रखना कि ये किसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं। और किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट के बड़ी बड़ी सेल के ब्रेकडाउन से छोटी छोटी प्लेटलेट्स बनती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में डॉट डॉट टाइप की स्ट्रक्चर है। फिर इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तीनों चीजें में थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में। तो प्लेटलेट कितनी होती है? 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब। 1 mm क्यूब में इतनी लाख प्लेटलेट आपको मिल जाएंगी। इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो आइए अब अपन इसकी एनसीईआरटी की रीड कर लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी में प्लेटलेट का इस टाइप का डायग्राम दिखाई दिया है। देखो, आपको लग रहा है यहाँ से कि कुछ एक बड़ी सेल रही होगी, टूट टूट के इस टाइप की बनी। तो इसको क्या बोला उसने? प्लेटलेट्स बोला है। अपन यहाँ से इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। इसमें बोला गया है कि प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, मैंने पहले बता दिया, आर ऑल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो की एक स्पेशल सेल, उसका नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट। उसका फ्रेगमेंट मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने पर क्या बनती है? प्लेटलेट बनती है। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो गई। फिर इसके बाद बोला गया है ब्लड नॉर्मली कंटेंट, मतलब अपने ब्लड में कितना होता है कंटेंट? 1.50000, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट पर mm क्यूब। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंट। प्लेटलेट क्या करती है? बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करती है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन, जो कोगुलेशन या फिर इसको अपन क्लॉटिंग कहते हैं, उसमें मदद करती है। अ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कैन लीड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर ये प्लेटलेट अपनी बॉडी में क्या होगा? कम हो गए तो अपन को क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। चोट लगने पर, अपनी बॉडी की किसी हिस्से में से चोट लगने पर वहां से ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड का बहाव बड़ा बेहतर रहेगा। विच विल लीड एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। अपनी बॉडी से एक्सेस मात्रा में क्या हो जाएगा? ब्लड का लॉस हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर नीट के और एनटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपन ने क्या पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन डब्ल्यूबीसी। देखो, अपने जो डब्ल्यूबीसी है उसका लाइफ स्पान पूछ रहा है, तो कितना होता है? मैंने बताया ना, 10 दिनों से भी कम होता है। एनसीईआरटी में तो बस लिखा है कि ये शॉर्ट लिव होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए शॉर्ट लिव्ड होता है। तो अपन उसका आंसर क्या लगाएंगे? लेस देन 10 days। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन है 1997 का, ये भी पुराना क्वेश्चन है। पूछ रहा है कौन सा एक ए ग्रेन्युलोसाइड है। तो देखो, ग्रेन्युलोसाइड और ए ग्रेन्युलोसाइड मैंने आपको दोनों बताएगा। जिनमें आया फिल 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 वो क्या हो गया? अपने ग्रेन्युलोसाइड। जिनमें नहीं आया फिल वो क्या हो गया? अपना लिम्फोसाइड। तो आंसर इज ए। फिर क्या हो गया? ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो मैंने 3 प्रोटीन पढ़ाया था आपको, फाइब्रोनेजन, एल्ब्यूमिन और
ग्लोब्यूलिन, तो जो इसमें फाइब्रिनोजन क्या करता था, ब्लड क्लॉट करता था। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। कॉन्सेप्ट फिर से देख लो आप इसका। यहाँ पर ब्लड में मैंने बताया ना, तो देखो प्लाज्मा के पास कितने प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ पर आ गया, नीट 2011 का था। फिर एक और क्वेश्चन है नीट 2016 का, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। देखो सीरम ब्लड से अलग क्यों होता है, क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। तो अपन आंसर देख लेते, लैकिंग ग्लोबुलिन गलत, लैकिंग एल्ब्यूमिन गलत, लैकिंग ये सही। इसमें क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सीरम कहते हैं। फिर अपन और देखते हैं, ये तो नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपन को, वही अपनी प्रोटीन से क्वेश्चन है, मैच द कॉलिंग फॉलोइंग कॉलम को अपन को मैच करना है। फाइब्रिनोजन से क्या होती है, क्लोटिंग होती है। अपना ये एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, और ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ए का क्या आ गया अपना, ए का सेकंड। तो 1 का 2D ऑप्शन दिख रहा है, ये लगा दो। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत जल्दी से होते हैं। फिर देखिए 2020 में ये अलग अलग इनका वर्क पूछ रहा है, तो ये भी अपनी टेबल से है। जैसे इयोसिनोफिल, तो आपको ई से क्या याद आएगा, एलर्जी। तो एलर्जी देख लेते हैं अपन, इयोसिनोफिल इम्यून रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामिन, रिलीज ग्रेन्यूल कंटेंट हिस्टामिन। तो देखो हिस्टामिन भी एलर्जी में वर्क करता है, तो अपन को इन दोनों में से एक छांटना पड़ेगा। एक में देखो क्या बोला है, ग्रेन्यूल हिस्टामिन, और एक में नॉर्मली हिस्टामिन्स बोला है, हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। तो अपन सेकंड ऑप्शन से चेक करते हैं, बेसोफिल से चेक करते हैं। बेसोफिल क्या करता है, रिलीज हिस्टामिन करता है ना, रिलीज ग्रेन्यूल्स कॉन्टेनिंग हिस्टामिन। फिर अपन देखते हैं न्यूट्रोफिल को, तो न्यूट्रोफिल क्या करती है अपनी, फैगोसाइटोसिस। तो सी का क्या आ रहा है, सेकंड। तो सी का सेकंड अपन देखें इस समय, तो ए में भी है और डी में भी है। फिर अपन देखें लिम्फोसाइट का, तो लिम्फोसाइट क्या करती है, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम। टी और बी लिम्फोसाइट अपनी इम्यून सिस्टम। तो डी का क्या आ गया, 1। तो डी का 1 केवल इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया अपना, डी। डी इज द राइट आंसर। और ए का क्या आ रहा है, थर्ड, मतलब इयोसिनोफिल काय के लिए, अपने हिस्टामिन एंजाइम को रिलीज करने के लिए है। और जो रहा अपना बी नंबर का, बेसोफिल्स क्या करता है, एक ग्रेन्यूल्स, हिस्टामिन कॉन्टेनिंग ग्रेन्यूल्स निकालता है। तो इस टाइप से अपना आंसर हो गया डी। तो आपको ऑप्शन चेक करके इस तरीके से नीट में अप्लाई करना है। फिर एक और क्वेश्चन है नीट 2023 का, रिसेंट में पूछा गया है। फिर इस टॉपिक से एक नीट 2023 मतलब करंट में ये क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या छांटना है, करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। देखो पहला स्टेटमेंट बोलता है बेसोफिल आर मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। बोल रहा है कि बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में जितनी भी टाइप की सेल है उसमें बेसोफिल सबसे ज्यादा है। तो नहीं है, सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल है 60 से 65%। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, गलत। फिर बोल रहा है बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, सही है, सिक्रेट करते हैं, बी सही है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सही है। ये जो तीन है इसके सिक्रेशन है ना, ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बोल रहा है बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। नहीं नहीं नहीं, बेसोफिल में न्यूक्लियस होता है लेकिन किडनी शेप नहीं होता। तो ये गलत है अपना, ये गलत है, बी एंड सी एकदम सही है। फिर डी है बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइड। तो देखो मैंने आपको बताया था ग्रेन्युलोसाइड में क्या आएगा, फिल, और ए ग्रेन्युलोसाइड में साइड। तो बेसोफिल क्या है, ग्रेन्युलोसाइड है, इसलिए ई भी गलत। तो सी, सॉरी, बी एंड सी इज द राइट। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग है इसमें। अब ये देखो परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया, तो ये सब चीज एक टेबल से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 से 65%। फिर अपना क्या रहा, लिम्फोसाइट 20 से 25%। फिर मोनोसाइट की बात करें तो 2 to 3%, सॉरी सॉरी 6 to 8%। जो मोनोसाइट होते हैं 6 to 8, और इयोसिनोफिल 2 to 3%। तो ए का क्या होना चाहिए, सेकंड। तो अपन देख लें ए का सेकंड किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। लिम्फोसाइट बी का थर्ड दोनों में है। फिर न्यूट्रोफिल सी का फोर इसमें है। तो ये आंसर, जैसे पूरी चीज पता भी ना रहती, बस न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है। तो देखो सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो अपन इसको टिक कर देते।
अब अपन एंटी क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते। यहाँ से अपन एंटी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे अपना कॉन्सेप्ट और बूस्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डैश करके रेसिस्ट इन्फेक्शन और आल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक। अब देखो जब भी आपको एलर्जिक, मैंने बोलता है एलर्जी जब भी आए तो आप ई पर जाना, तो ई से क्या है, इओशनोफिल, ये सी। देखो जो पढ़ा है उसी से सारे क्वेश्चन अपने इजीली हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोला है आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डे विच दे डिस्ट्रॉय इन, ये स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फिर अपना ये नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट। ये इस टॉपिक से नहीं है, इसको अपन बाद में करेंगे। फिर ये बोल रहा है, अब नहीं है। यहाँ से देखो इतने सारे क्वेश्चन अपने हो चुके। यहाँ से ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के संबंध में अपन को गलत कथन बताना। पहला बोल रहा है दे आर कलरलेस, सही है, ल्यूकोसाइट कलरलेस होते, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो एकदम सही है। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो गलत बात है। न्यूक्लियस किस में नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता, तो बी स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, गलत हो गया। सी पढ़ लेते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो साइट 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 सही है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ग्रेन, जहां जहां फिल आया वो ग्रेन्यूल, ये दोनों सही है, सिर्फ बी गलत है। इसको अपन को क्या बताना था, रॉन्ग बताना था। तो अपना का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा। फिर अपन इसको पढ़ते हैं, ये तो बीपी से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। लगभग इससे अपने रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपना हो गया है, इसको आप रीड कर लेना एनसीईआरटी से, और साथ में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी।